नमस्कार किसान भाइयों। कृषि ज्ञान के फेसबुक लाइव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ रजनीश कुमार जी जुड़े हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से हैं। एक आईटी ग्रेजुएट हैं, लेकिन ये सफलतापूर्वक मछली पालन कर रहे हैं पिछले 6-7 सालों से, और इसमें अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और ये लगभग 100 एकड़ जमीन पे फिश फार्मिंग करते हैं। वही ये जो है तालाब में और बायोफ्लॉक दोनों तरीके से मछली पालन करते हैं। तो आज की चर्चा में समझाने की कोशिश करेंगे कि मछली पालन व्यवसाय को जो किसान है लाभकारी कैसे बना सकते हैं, ये किसानों के लिए लाभकारी क्यों है, ये किन प्रजातियों का पालन करेंगे तो उसमें अच्छा मुनाफा होगा, यही इसमें रोग कौन कौन से लगने की संभावना होती है, उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, फीड की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं उनका, और साथ ही मंडीकरण मंडीकरण जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी भी चर्चा करेंगे कि वो अपने फिश का मंडीकरण कैसे कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो रजनीश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस मंच पे जोड़ने के लिए। मेरा नाम रजनीश कुमार है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। और मैं आजकल मछली पालक, फिश फार्मिंग एंटरप्रेन्योर। उससे पहले मैं जॉब में था। मैं 2004 का बीटेक पास आउट हूँ। 2004 से लेकर 17 तक जॉब में था। 18 में फिश फार्मिंग में आया विद 12 एकड़। और अभी मैं तकरीबन 100 एकड़ में फिश फार्मिंग कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में। और तकरीबन 300 टन मैं एनुअली प्रोडक्शन करता हूँ मछली का, जो कि लोकली सेल हो जाती है। जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि मछली पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या तैयारी करनी चाहिए? मछली सबसे पहले तो आपको अपना एक डिटर्मिनेशन, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लाइव स्टॉक का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम इतने बड़े देश में जी रहे हैं जहाँ पे बैकबोन तो एग्रीकल्चर है, लेकिन कोई भी एग्रीकल्चर का काम नहीं करना चाहता। ये सबसे बड़ा एक कह लीजिए उपवाद है। जो किसान है वो भी अपने बच्चों को गांव से बाहर भेजना चाहता है। ये तो दो कोरोना के बाद स्थिति ऐसी डेवलप हुई है कि लोग बाग अब गांव में आ रहे हैं और कुछ एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपको मछली पालन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग रहे और आप ये समझे कि ये इसकी क्यों आवश्यकता है। और जब भी आप कोई साइट लोकेशन को फाइनल करेंगे, सबसे पहले वाटर सोइल टेस्ट कराएंगे कि वहां की जमीन फिश फार्मिंग के लिए है या नहीं है। और वहां की पानी, वाटर के कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स है, वो हम कोई भी लोकल लैब से चेक कराएंगे। क्योंकि साइट आइडेंटिफिकेशन, साइट फाइनलाइजेशन एक मेजर रोल है फिश फार्मिंग में। अगर हमने वो अच्छी तरह कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका 90% वर्क डन हो गया। तो अगर आप जो सोइल टेस्टिंग कराते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं वहाँ की वाटर रिटेंशन टेस्ट कराते हैं उस सोइल का, कि वो पानी रुकेगी भी नहीं रुकेगी। अगर वहां पे पथरीली जमीन है और रेतीली जमीन है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी मछली, आप स्वीट वाटर, फ्रेश वाटर की मछली करना चाहते हैं या सैलाइन वाटर या ब्रैकिश वाटर की मछली करना चाहते हैं। तो ये तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब देख के किसी भी न्यू बिगनर है, चाहे वो किसान है चाहे एंटरप्रेन्योर है, उसको केवल ये टैगलाइंस नहीं देखना चाहिए कि 1 एकड़ से 25 लाख की कमाई हो गई, उसने 5 करोड़ कमा लिए। ये सब आधी से ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं। उसे ग्राउंड लेवल पे वर्कआउट करना चाहिए। और मेरा तो एक स्लोगन है कि आप जिस अमाउंट का भी एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, आप 1% अपनी उसकी एजुकेशन पे खर्च करें। चाहे वो आपके चैनल के माध्यम से, आईसीआर की ट्रेनिंग के माध्यम से, स्टेट के माध्यम से, या अलग अलग फार्मों पे बंदा विजिट करे और उस फार्म की सक्सेस स्टोरी को समझने की कोशिश करे कि उस बंदे ने क्या करा है। क्योंकि जो सक्सेस है ना, वो एक आइसबर्ग की टिप की तरह है। हमें ऊपर का पोर्शन ही दिखता है कि केवल उसमें रिवॉर्ड दिख जाते हैं, सक्सेस फार्मर दिख जाता है। हमें जो सर्च करना है, हमें वो जो उसके जो बॉटम है, हमें उसको एनालाइज करना है। अच्छा, तो जिस मिट्टी पे तालाब खुदवाएं किसान, उस मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 मिट्टी का पीएच होना चाहिए। पानी का 7.5 से 8.5 होना चाहिए। 7.5 से 8.5 होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आपने शुरुआती दौर में मछली किन प्रजातियों का पालन करना शुरू किया था और क्यों किया था? मैं जनरली कार्प्स मछलियों का पालन करता हूँ, जिसको हम इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल कहते हैं। और एक ईएमसी, एक्सोटिक मेजर कार्प्स, जिसको हम कहते हैं सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प। और कैटफिश प्रजाति में मैं फंगिसिस करता हूँ, मरल भी करता हूँ, तलापिया करता हूँ। लेकिन मैंने पहले वो मछलियां पाली जो मैंगो पीपल, आम आदमी खाते हैं। मैं किसी हाई वैल्यू फिश पे नहीं गया कि 600 रुपए किलो, 800 रुपए किलो वाली पे जाना है। मैं मात्र 150 रुपए किलो वाली से मैंने किक ऑफ करा, कि जो कि मार्केट शेयर भी जिनका 80-85% है, कि जो इजिली सेलेबल हो। क्योंकि सेल करना दुनिया का सबसे टफ काम है।
और एक्वाकल्चर का डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा है, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन आप उसमें वो मछलियां करें जो आपकी लोकल कम्युनिटी में, लोकल विसिनिटी में जो लोग बाग ज्यादा खाते हो। आप ऐसी मछली बिल्कुल पालन ना करें कि जो आपके एरिया में कंजप्शन ना होता हो, फिर आपको एक नया चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अच्छा, इतनी सारी मछली प्रजातियों का पालन कर रहे हैं, तो उनमें से जो कौन सी जो प्रजाति है वो आपके लिए सबसे लाभकारी सिद्ध हुई है? आईएमसी जिसको बोलते हैं, इंडियन मेजर कार्प, वो एक कार्प एक फैमिली है, उसकी अलग अलग स्पीसीज है। रहू कतला मृगल वो सबसे ज्यादा लाभदायक है। लेकिन उस हर एक मछली की जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, वो मोरलेस सेम है। वो डिपेंड करती है आपकी वर्किंग कॉस्ट पे। कहीं पे वर्किंग कॉस्ट कम है, कहीं पे वर्किंग कॉस्ट ज्यादा है। वो उसकी स्टॉकिंग डेंसिटी पे करती है कि आपने एक वाटर वॉल्यूम में कितनी मछलियां स्टॉक करी है। तो आरओआई सब में मोरलेस सेम है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपके लोकल एरिया में सबसे ज्यादा मछलियों का कंजप्शन होता है, आप वो मछली पालन करें। जी। अच्छा, आप तो काफी व्यापक लेवल पे कर रहे हैं, लगभग 100 एकड़ अपने आप में बहुत बड़ा रकबा होता है। लेकिन जी अगर कोई किसान जो है मछली पालन की शुरुआत करना चाहता है, तो कितने रकबे से शुरुआत कर सकता है जो उसके लिए लाभकारी हो सकता है? देखिए, अगर हम स्पेसिफिक बात करें, किसान किसान बोले तो फार्मर ओनली, तो वो 1 एकड़ में भी करेगा तो उसको लाभ होगा उसमें। क्योंकि वो लेबर कोई हायर नहीं करेगा, कोई वो वहां पे रूम नहीं बनाएगा, वो सब काम स्वयं करेगा। चाहे मछली को दाना खिलाना हो, वाटर टेस्ट करना हो, नेटिंग करनी हो। लेकिन एक उद्यमी की नजर से देखें, एक एंटरप्रेन्योर की नजर से देखें, तो कम से कम 5-6 एकड़ से करे। क्योंकि जब वो 1 एकड़ पे करता है तो वो खुद नहीं करता, लेबर हायर करता है, तो उसको वो कॉस्ट भी ऐड करनी होती है। क्योंकि जो किसान है उसका एक खेत है, वहां पे बोरवेल भी लगा हुआ है, कोई हट भी बनी हुई है, तो उसे केवल डिगिंग डिगिंग करानी है। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को सब चीजें डेवलप करनी है। तो दोनों का स्केल अलग है। जो अगर केवल स्पेसिफिक किसान करे, अगर वो 1 एकड़ से भी करेगा तो लाभदायक होगा। और वो मछली का पालन करे जो उसके लोकल एरिया में बिकती हो। नॉर्मल जो नॉर्मल आपकी एग्रीकल्चर है, उससे तो ज्यादा मुनाफा है और मेहनत कम है। जी। अच्छा, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण में अगर इसकी लागत की बात करें, तो अगर जैसे कि एकड़ के, अब नहीं कह रहे हैं 1 एकड़ में तो बहुत कम लागत आएगी, और जी। 5-6 एकड़ से शुरुआत करते हैं, तो उसमें लगभग लागत कितनी आ जाती है? देखिए, आप मान के चलिए 1 एकड़ को डेवलपमेंट करने में 2-2.25 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है, जिसमें कि आपकी मेनली मेजर कॉस्ट डिगिंग की होगी, बोरवेल कराने की होगी, लेबर का रूम बनाने के लिए, फीड रखने के लिए, और आपको सोलर लाइट अरेंजमेंट करना, इन्वर्टर अरेंज करना। इन सब में आपके पर एकड़ 2-2.25 लाख लगेंगे, जब आप मिनिमम 5 से 6 एकड़ करेंगे। मिनिमम, ये उसकी कंडीशन है। अब जो वर्किंग कॉस्ट है, जो चलायमान पैसे होते हैं, जिसमें आपके मछली का बच्चा खरीदा जाएगा, दाना खरीदा जाएगा, जमीन का किराया दिया जाएगा, लेबर को सैलरी दी जाएगी, दवाइयाँ खरीदी जाएंगी, ये डिपेंड करती है टोटल कॉस्ट आप कौन सी प्रजाति की मछली पाल रहे हैं। अगर आप सबसे रहू कतला पालते हैं, जो कि कम गिनती में या कम बायोमास में स्टॉक करी जाती है, तो भी आपको 1 एकड़ में मछली पालने के लिए, अगर आपको 4 टन का प्रोडक्शन लेना है और फीड बेस्ड कल्चर करना है, तो बड़े आराम से आपको 4 लाख रुपए चाहिए चाहिए 4 टन प्रोडक्शन करने के लिए। 100 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी आएगी, और 135 से 140 रुपए की आपकी फार्म से सेल हो जाएगी, वर्किंग कॉस्ट के हिसाब से। जी। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि लगभग 90% जो है प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाता है जो आपकी मिट्टी और जल का जी। संतुलन बेहतर हो। तो जाहिर सी बात है, जब मछली पालन की शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें डालते होंगे मछलियों को खिलाने के लिए। तो जो पोषक तत्वों का जो संतुलन है, अनबैलेंस थोड़ा सा होता ही होगा। तो आप जो है उनको गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखते हैं, कौन सी तकनीक अपनाते हैं? मैं मेरा टोटल जो भी कल्चर मछली पालन है, वो मेरा फीड बेस्ड कल्चर है। मैं मछली को एक संपूर्ण बैलेंस डाइट, पूरक आहार देता हूँ, जो मैं खुद भी प्रोड्यूस करता हूँ, और मैं एक दूसरी जो कमर्शियल कंपनीज है मार्केट में, उनसे परचेज करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये बात है, मैं कोई भी केवल राइस पॉलिश, डॉर्ब, खली ये सब नहीं खिलाता। मैं पैलेट खिलाता हूँ, जो मछली का दाना मार्केट में अवेलेबल है और जो मैं भी बनाता हूँ। तो अगर आप अच्छा दाना खिला रहे हो तो अच्छा इम्यून रहेगा। मेरा सबसे पहला फोकस रहता है कि अच्छा सीड परचेज करा जाए। सीड परचेज अच्छा करेंगे तो उसका इम्यून भी अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ भी फास्ट रहेगी। वाटर पैरामीटर आप वीकली रेगुलर टेस्ट करते रहें, और अच्छे प्रोबायोटिक यूज करें, तो आपकी गुणवत्ता पूरी वाटर की पूरे कल्चर में मेंटेन रहेगी। आपको मोर्टेलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो आपको वाटर रेगुलर टेस्ट करना और फीड बेस्ड कल्चर पे फोकस करना है। जी। अच्छा, मछलियों में कौन कौन से रोग लगने की संभावना होती है और उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, ताकि मतलब
और यदि मतलब ना ही हो? देखिए, जो मछली रोग की स्टोरी है वो ऐसा है कि मछली वो एक हमारी होस्ट कह सकते हैं। वो एक होस्ट है, एक एनवायरनमेंट है और एक पैथोजन है। उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वहीं से हमारा डिजीज का आउटब्रेक होता है, राइट? तो जो एनवायरनमेंट है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी टेम्परेचर बढ़ेगा, कभी घटेगा, क्योंकि प्राकृतिक है। हम एग्रीकल्चर जो या फिश फार्मिंग करते हैं, हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके ऊपर छत नहीं है। आप मोबाइल बनाए, गाड़ियां बनाए, कपड़े बनाए, उन सबकी छत है। हम ऐसी फार्मिंग कर रहे हैं जिसके ऊपर भगवान की छत है। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना होता है कि एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो पैथोजन है वो तो अटैक करेगा ही करेगा, उसका पैथोजन का काम ही है। अब हमारे पास बचता है हमारी मछली होस्ट। तो अगर हम अपने होस्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, अच्छा सीड और अच्छा खाना खिला लें उसे, उसके बॉडी की प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के, तो उसका इम्यून स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो वो डिजीज से आउटब्रेक करने के लिए तैयार हो जाएगा। ज्यादातर जो भी बीमारियां होती है वो जब हम मौसम चेंज होता है, जैसे हमारे भी बच्चे बीमार होते हैं जब भी मौसम चेंज होगा, गर्मी से सर्दी, सर्दी से बरसात, बरसात से फिर गर्मी। तो जब भी मछलियों को भी सेम प्रॉब्लम रहती है। मछली हमारी नेचर वाइज कोल्ड ब्लडेड होती है नेचर में। जब भी टेम्परेचर डाउन जाता है तब डिजीज आउटब्रेक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर हम जनरली 5-6 बीमारियों की बात करें, तो जैसे अगर हम रहू कतला कार्प्स की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा उसमें आर्गुलस लगता है, जिसको मैं ना, वो पैरासाइट अटैक होता है उसमें, जो कि उसको खून चूसने लगता है, ये किसान की भाषा में। तो हमें उसका इलाज कराना पड़ेगा, हमें उसकी बॉडी से उसको हटाना पड़ेगा, कुछ एंटीबायोटिक उसको देनी पड़ेगी अगर रिक्वायर्ड है। या अगर हम कैटफिश की बात करें, तो अगर उसका पेट लटक जाता है, ड्रॉपसी हो जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, बॉडी लाल रंग की हो जाती है, या उसके फिन और टेल है ना गलने लगते हैं, उन्हें रूट होने लगते हैं, राइट? उसकी बॉडी पे, मछली पे बहुत बार आपको है ना, जैसे कोटन होता है तो कोटन वुल बीमारी होती है। तो 10-12 मेजरली बीमारी होती है जो किसान को, एक बेसिक लेमन किसान को पता होनी चाहिए। और उसकी बेसिक बेसिक दवाइयां उसे हमेशा अपने फार्म पे रखनी चाहिए, कब उसको जरूरत पड़ जाए और कब कोई डिजीज आउटब्रेक हो जाए। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से केवल हर वीक वाटर पैरामीटर टेस्ट कर रहे हैं, 99% बीमारी आपकी पानी के माध्यम से आएंगी, क्योंकि हमारा हैबिटेट एयर है और मछली का हैबिटेट पानी है। अगर हमारा कमरा साफ है और हमारा इम्यून स्ट्रॉन्ग है तो बुखार नहीं होगा। लेकिन अगर हम ही वीक है, तो जो भी पैथोजन रहेगा वो सबसे पहले गरीब आदमी पे अटैक करता है। और ये ह्यूमन टेंडेंसी भी है। आप भी उसे ही डांटते होंगे अपने ऑफिस में, जो थोड़ा कमजोर होगा। जो आपसे स्ट्रांग होगा उसे कभी नहीं डांटोगे। तो ऐसी स्टोरी पैथोजन की है। पैथोजन जो वही वीक मछली है उस पर अटैक करेगा। तो हमें अपनी मछली को स्ट्रांग रखना है। तो स्ट्रांग रखे तो अच्छा खाना खिलाएं, सिंपल और अच्छा वाटर पैरामीटर्स मेंटेन रखे, तो डिजीज आउटब्रेक कम होती है। और जब भी कम होगी तो उसके लिए बेसिक्स दवाइयां अपने फार्म पे आप जरूर रखें, क्योंकि आपको एकदम रियल टाइम में मेडिसिन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपनी फिश को देने के लिए। अच्छा, मछलियों को जैसे कि अगर सपोज दैट कोई किसान जो है 1 एकड़ में मछली पालन किया है, तो जी, उसमें लगभग कितने उसको सीड डालना चाहिए मछलियों का, और फीड का मतलब बैलेंस कैसे करना चाहिए? देखिए, अब जो हम सीड स्टॉक करते हैं विवेक जी, उसमें ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा आप किस साइज का सीड स्टॉक कर रहे हैं। मछली की जो, अगर हम कोई सी भी जो कार्प्स मछली है उसकी लाइफ साइकिल अगर वैसे 18 महीने नॉर्थ इंडिया में करते हो तो 2 साल है, कैटफिश की 12 महीने है। अगर आपने फ्राई साइज का स्टॉक करा है तो एक अलग क्वांटिटी में स्टॉक करना पड़ेगा। फिंगर ले अलग साइज करा है तो अलग क्वांटिटी में करेंगे, ईयरलिंग करा है तो अलग क्वांटिटी में करेंगे। लेकिन एक अच्छे बिगिनर फार्मर को फर्स्ट ईयर में ईयरलिंग ईयरलिंग बोलते हैं, हमारा 100 ग्राम का एवरेज मछली का बच्चा ईयरलिंग ही स्टॉक करे वो। और कितनी स्टॉकिंग करेगा, इस सवाल पे रहेगा मछली की प्रजाति क्या है। अगर आप रहू कतला पाल रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से 1 एकड़ में 4,000 से मछली ज्यादा स्टॉक बिल्कुल मत कीजिए। आप फंगास कर रहे हैं तो बड़े आराम से आप वाटर पैरामीटर मेंटेन कर सकते हैं, 15 से 18 हजार तक जाइए। आप रूपचंदा कर रहे हैं तो 5-5.5 हजार तक जाइए। तिलापिया कर रहे हैं तो आप 8 से 9 हजार जाइए। आप मरल कर रहे हैं तो 7 हजार ही जाइए। और ये डिपेंड करता है क्योंकि हम हार्वेस्ट किस साइज का कर रहे हैं। अब कोई पर्टिकुलर पॉकेट रहती है जहाँ लोग बाग आधा किलो की मछली खाते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉकेट रहती है 1.5 किलो की मछली खाते हैं। पूरे इंडिया का एवरेज मार्केटेबल साइज 1 किलो है। हम 1 किलो को बेस मान के उसकी बैकवर्ड इंजीनियरिंग करके जितनी वाटर वॉल्यूम में मछलियां आराम से पल सके, हम उतनी स्टॉक करें। जब आप ज्यादा स्टॉक कर देते हो तो वो सेम स्टोरी ऐसी रहती है कि एक कमरे में 4 बैठने की वो स्पेस था और आपने 20 आदमी को बैठा दिया, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हमारे वाटर वॉल्यूम में 4,000 मछली स्टॉक करनी है, आप 20,000 कर दोगे तो मछलियां मरेंगी भी ज्यादा, ग्रोथ भी नहीं लेगी, उन्हें स्पेस नहीं मिल रहा है। मछली के अंदर इलास्टिसिटी फीचर होता है, जब उसको स्पेस मिलता है तभी वो ग्रोथ शूट कर लेती है। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना है
मछली की लाइफ साइकिल और स्टॉकिंग डेंसिटी जब भी हम स्टॉक करेंगे। इसी में आपका सवाल था फीड को लेके। फीड डिपेंड करता है कि मछली किस लाइफ स्टेज से गुजर रही है। वो सेम स्टोरी है, जब हमारा छोटा बेबी होता है हम उसको सेरेलैक खिलाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो एप्पल खिलाते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है तो और आधी चपाती खिलाते हैं, और बड़ा होता है तो एक चपाती देने लगते हैं। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, स्टोमक का साइज बढ़ता है, उसके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोटीन की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये भी हम मछली पे, अगर हाईली कार्निवोरस मछली है तो हम उसे 35-36 डिग्री प्रोटीन से स्टार्ट करें और धीरे धीरे 28 डिग्री तक ले 28 प्रोटीन तक लेके जाए। आप कार्ब्स कैटेगरी की कर रहे हो तो फ्राई 32 प्रोटीन दे दीजिए, ईयरलिंग को 30% प्रोटीन दे दीजिए, ग्रो आउट में 28 प्रोटीन दे दीजिए। जनरली मछली को अगर आप एवरेज 28 से 30 प्रोटीन देते हो तो वो 1500 ग्राम वेट खा के 1 किलो अपना बायोमास कन्वर्ट कर लेती है। मछली एक आप इक्विपमेंट समझिए, और जिसे हम एक फॉर्मेट का प्रोटीन दे रहे हैं वो पैलेट की फॉर्मेट में, और वो दूसरे फॉर्मेट में यानी फ्लैश मीट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जा रही है। जी। जिस तालाब में मछलियों का पालन करना चाहिए, उस तालाब का निर्माण कराते समय कितनी गहराई रखनी चाहिए ताकि मछलियों का अच्छे से पालन हो सके? जनरली हमें गहराई उसकी 6 फीट में हम 7 फीट एवरेज रखें, 6 फीट हम पानी रखें। उसका कारण क्या है कि मछली अलग अलग लेयर्स में रहती है। जब हम बहुत ज्यादा डेप्थ कर देते हैं तो उसका वाटर प्रेशर भी मछली में पड़ता है, और मछली जब नीचे से ऊपर खाना खाने आती है उसे ट्रेवल भी करना पड़ता है, उसमें भी उसकी एनर्जी लॉस्ट होती है। सनलाइट भी 6 फीट से ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जो नेचुरल फाइटो प्लांटोन या जू प्लांटोन बनते हैं जिसको हम नेचुरल फूड कहते हैं, तो उसको भी सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का बड़ा मेजर रोल है, तो सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती। तो जनरली रिकमेंडेशन आप 5.5 से 6 फीट वाटर डेप्थ रखिए, और उसमें मछली वाटर वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉकिंग डेंसिटी कीजिए। जी। अच्छा, मछली पालन में तापमान और ऑक्सीजन लेवल का क्या इम्पोर्टेंट है और इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? देखिए, तापमान का ही सबसे बड़ा मेन रोल है, जो थर्मल कल्चर में पूरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती है और हम सब वार्म ब्लडेड है। तो आपने देखा होगा, आप गर्मी में कम खाते हैं, सर्दी में ज्यादा खा जाते हैं। तो मछली सर्दी में नहीं खाती, गर्मी में ज्यादा खा जाती है। तो अब क्या है, जो मछली का बेस्ट टेम्परेचर है वो आप मान के चलिए 25-26 से 32-34 डिग्री तक उसका बेस्ट टेम्परेचर रहता है कल्चर का, जो कि आपका कोस्टल स्टेट्स में पाया जाता है, जैसे कि आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, बंगाल। तो वहां पे मछली भी ज्यादा प्रोडक्शन होती है। जो नॉर्थ इंडिया स्टेट है, सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स हैं, वहां पे एक्सट्रीम गर्मी भी होती है और एक्सट्रीम सर्दी भी होती है। तो गर्मी में तो हम सन स्ट्रोक से बचने के लिए फीडिंग को टाइम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी उसमें सर्दियां आती है, तो जब भी हमारा टेम्परेचर डिप होता है तो मछली खाना खाना छोड़ देती है उसके नेचर की वजह से। तो उस टाइम उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो नॉर्थ इंडिया वाले उस टाइम ज्यादा सेल पे फोकस करते हैं। वाटर टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर में 7 से 8 डिग्री का डिफरेंस रहता ही रहता है। तो हमें ये मेंटेन रखना होता है कि हम किस क्या टेम्परेचर, हम मछली को जब फीडिंग करा रहे हैं तो क्या वाटर बॉडी का टेम्परेचर है। अब नॉर्थ इंडिया वाले इस वाले सीजन में जब ज्यादा ठंड होती है तो छोटे बच्चों को जो छोटे सर्कुलर टैंक, बायोफ्लॉक टैंक बोले, आरएस टैंक्स बोले, उन सब में उनको रख लेते हैं, जिससे कि वो इजिली वाटर एक्सचेंज कर सके वाटर का। क्योंकि आप कोई थर्मामीटर या जैसे अपना बोलेंगे टेम्परेचर एनहांस के लिए आप वहां पे कोई हीटर तो लगा नहीं सकते, वो वर्केबल भी नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नया बोरवेल का जो 26-27 डिग्री का वाटर आता है उसको रिप्लेस करते रहते हैं, कि जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे। क्योंकि 20 डिग्री से नीचे जाके मछली की मोर्टेलिटी और डिजीनेस सारी स्टार्ट हो जाती है, और इन्फेक्शन आने के, फंगल इन्फेक्शन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये तो टेम्परेचर की स्टोरी है। जो मछली की ऑक्सीजन की स्टोरी है, ऑक्सीजन हमेशा 3 ppm से ज्यादा रहना चाहिए। डे टाइम में कभी ऑक्सीजन प्रॉब्लम नहीं होती, मेजरली सूरज निकला हुआ होता है और फोटोसिंथेसिस हो ही रहती है, और पानी के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो जो कि ऑक्सीजन जनरेट करते रहते हैं, और वही ऑक्सीजन फैक्ट्री भी होती है। और हम एरिएटर्स या एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स लगा देते हैं उसी पानी को सर्कुलेट करने के लिए, कि उसी पानी को एक हाइट से डिप कराने के लिए, जो एटमोस्फेयर में, एयर में 21% ऑक्सीजन है वो इंड्यूस हो जाए पानी में। ऑक्सीजन की ज्यादातर प्रॉब्लम हमेशा मिडनाइट में आती है, वो भी मिडनाइट के बाद, या कहेंगे भोर के समय, अर्ली मॉर्निंग, जिस समय पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल डिप हो जाता है। तो उसी के कारण अर्ली मॉर्निंग पीएच भी हमें कम मिलता है, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं, रेस्पिरेशन होता है। तो पानी के अंदर जितने एक्वेटिक प्लांट्स है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, वो सब के सबको ऑक्सीजन कंज्यूम करनी होती है, और मछली को भी ऑक्सीजन कंज्यूम होनी होती है। तो हमें जब भी ऑक्सीजन डिप प्रॉब्लम आएगी वो नाइट में आएगी, तो हमें उस टाइम एक्टिव रहना है। या बहुत बड़ा हमारा क्लाउडी सीजन चल रहा है या सूरज नहीं निकला, तो उस समय हमें एक्टिव रहना है। तो जब फार्मिंग करते हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद प्रैक्टिस, तो आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन की कैसी स्थिति चल रही है। हमें फीडिंग के लिए हमेशा प्रेफर करना चाहिए,
हम फीडिंग मछलियों को सनराइज के बाद कराएं, सनसेट से पहले खत्म कर ले, क्योंकि जब भी वो फीडिंग करेंगी उन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए उसको कंज्यूम करने के लिए, और पानी में ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, तो वो खाना खा लेंगी, वो वेस्ट हो जाएगा, तो वो उसकी ग्रोथ में ऐड कुछ नहीं होगा। तो ऑक्सीजन, टेम्परेचर बोथ आर वेरी गुड पैरामीटर्स, और हम मैं की तो कहूंगा कि वाटर के सारे पैरामीटर्स ही बड़े इंपॉर्टेंट है, और हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए उसकी मछली की ग्रोथ के लिए। जी। अ, वैसे तो आपको राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं और आप अक्सर अलग अलग सेमिनार अटेंड भी करते रहते हैं। तो जी अभी आपने क्या जैसे फिश फार्मिंग को लेकर सरकार द्वारा चलाई गई किसी योजना का लाभ लिया है आपने, या फिर? जी। हाँ, मैं नेशनल फिशरी बोर्ड के टच में रहता हूँ, मैंने उनसे भी एक प्रोजेक्ट लिया है, और स्टेट गवर्नमेंट से भी लिया है। और ये पीएमएसवाई योजना जब से आई है तो पूरे भारतवर्ष में ये मोदी जी की सबसे अच्छी योजना है, एक मोमेंटम सा क्रिएट हो गया है। क्योंकि अब मैं बात 2014 से पहले मात्र 3200 करोड़ करीब इस इंडस्ट्री में खर्च हुए थे, जब से देश हमारा आजाद हुआ है। लेकिन अभी हमारा 2014 से लेके 2019 तक हमने ब्लू रेवोल्यूशन चलाया, 19-20 से पीएमएसवाई योजना हो गया, एफआईडीएफ भी चल रहा है, और अभी एक पीएम केएसएसवाई भी एक नई योजना 6000 करोड़ की स्टार्ट हो गई है। तो 20,000 करोड़ की सबसे बड़ी योजना इस इंडस्ट्री में लगी है। तो अभी लोग बाग केवल मछली की बातें करने लगे हैं, फार्मर्स की इनकम डबल होने की बातें होने लगी हैं, और वो हमारा एनहांसमेंट हो भी रहा है। अभी हमारा मेजर फोकस हमारा इनलैंड फिश फार्मिंग कल्चर पे है, क्योंकि जो हमारा मैराइन फिश या कैप्चर फिश है वो कांस्टेंट चल रहा है लास्ट के एक डिकेड से। अभी हम एज ऑफ नाउ तकरीबन 17 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन करते हैं एनुअली, जिसमें 12 मिलियन मैट्रिक टन हमारा इनलैंड फार्मिंग का है, और 5 मिलियन मैट्रिक टन हमारा कैप्चर मछलियों का है जो हम समुद्री मछलियां करते हैं। तो अभी तो हमारी जर्नी काफी लंबी है, 2047 में गौर भारत सरकार का टारगेट है, तो हमें 40 एमएमटी पहुंचना है, 40 मिलियन मैट्रिक टन पहुंचना है। हम फिश फार्मिंग में दुनिया में तीसरे और एक्वाकल्चर में दुनिया में दूसरे हैं। तो हमसे ज्यादा मछली थोड़ा इंडोनेशिया करता है, नंबर 1 चाइना है एक्वाकल्चर में भी और फिश फार्मिंग में भी। अम, हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मतलब सवाल पूछ रहे थे, जैसे प्रधानमंत्री संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना के जिक्र आपने किया और आपने जी बताया कि मतलब कि बहुत कारगर साबित हुआ है कृषि जी किसानों के लिए, मछली पालकों के लिए। तो जी। इस योजना का जो किसान जो है लाभ कैसे उठा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में सलाह। इस योजना के अंतर्गत तकरीबन 100 योजनाएं हैं, 100 सब योजनाएं। आप पोन्ड फार्मिंग कर सकते हैं, फीड यूनिट लगा सकते हैं, गाड़ी मछली खरीद सकते हैं मछली बेचने के लिए, बायोफ्लोक है, आरएस है, आईपीआरएस है, रंगीन मछली का व्यवसाय कर सकते हैं। तो ऐसी तकरीबन करके 100 योजनाएं हैं इस पूरी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। तो किसान के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि वो अपने नियरेस्ट मत्स्य विभाग जाए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मत्स्य विभाग है। कहीं पे वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे होते हैं, कहीं पे सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं, कहीं पे डेवलप ये एफडी होते हैं, फिशरी डेवलपमेंट ऑफिसर। उनसे जाके मिले, क्योंकि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही प्रोजेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा। वो वहीं से डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर वो स्टेट जाएगा, स्टेट से नेशनल फिशरी बोर्ड जाएगा, देन वहां से भारत सरकार जाएगा, और इसी रिवर्स डायरेक्शन में वापस आएगा। क्योंकि मैं यूपी में फार्मिंग कर रहा हूं तो मैं मध्य प्रदेश वाले को सही नहीं बता पाऊंगा। योजना पूरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट योजना है। इसमें 60% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो सब्सिडी कम पार्ट है 40% हर स्टेट्स का है। तो ये जो योजनाएं हैं उसमें अगर आप जनरल हैं तो आपको 40% की सब्सिडी मिलेगी, या फीमेल SC ST है तो 60% की सब्सिडी मिलेगी। और हर प्रोजेक्ट की अलग अलग कॉस्ट है। तो 100 प्रोजेक्ट तो यहाँ पे बताना असंभव वाला काम होगा। लेकिन अगर आप उसमें कोई भी अपना मत्स्य विभाग जाएगा तो उसे वहां से पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नेशनल NFDB की वेबसाइट से भी PDF है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता है। उसमें सब योजनाओं का पूरा एक एक कंपोनेंट का ब्यौरा लिखा हुआ है। जी। अच्छा। उपज कोई भी हो, किसानों को मंडीकरण को लेकर काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है आमतौर पर। जी आप जो है इतने व्यापक लेवल पे मछली उत्पादन कर रहे हैं, आप जी। जो है उसका मंडीकरण कैसे करते हैं? मैंने मछली के लिए मैंने एक ब्रोकर को ही डेवलप किया है, तो वो मैं उसको ही मछलियां सेल करता हूँ। देखिए, अगर आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं तो आप खुद भी सेल कर सकते हैं लोकल मार्केट में। तो मैंने सबसे पहले यही बात से स्टार्ट किया था, वही मछलियों का पालन करें जो आपकी लोकल यहाँ में बिकती हो। जब आप मास वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हैं तो आपको मंडी, ब्रोकर, रिटेलर्स के माध्यम से ही उसे चैनलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास इतना प्रोडक्शन, अभी मैं अपना एग्जांपल दूं तो इतना नहीं है कि मैं प्रोसेसिंग करूं, या मैं उसको फीलेट कन्वर्ट करूं, या पैक्ड करूं, या फ्रोजन करूं। तो मैं लाइव मछली बेचता हूं। और आज की डेट में सब सब प्राणियों को फ्रेश चीजें चाहिए। दूध फ्रेश चाहिए, पनीर फ्रेश चाहिए, सब्जी फ्रेश चाहिए, फ्रूट्स फ्रेश चाहिए। तो मछली भी फ्रेश ही खाना पसंद करता है।
लेकिन अभी हमारा नॉर्थ इंडिया में बहुत मछली का बहुत पीछे है। तो अभी भी हम फ्रोजन फिश इसलिए खाते हैं क्योंकि अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्योंकि मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसान भाई की इसको बस ये थोड़ी हिम्मत रखनी होगी कि जब उसने 8-10 महीने मछली बड़ी करी है तो 10-15 दिन वो खुद सेल करे। ये मैंने खुद ऑब्जर्व करा है कि वो 7-8 महीने बड़ी मेहनत करता है, लेकिन वो आखिरी के जब सेल होती है तो 15-20 दिन में ध्वस्त हो जाता है। तो वो सोचता है आज ही मछली बिक जाए, आज ही पैसे आ जाए। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मछलियां स्मॉल क्वांटिटी में बेचनी चाहिए, अपनी लोकल मंडी में बेचनी चाहिए और खुद सेल करनी चाहिए। तो जिससे क्या रहेगा, उसकी अपनी धीरे धीरे एक एक समय के बाद, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद अपनी मार्केट डेवलप हो जाएगी, जो उससे मछलियां लेके जाएंगे और सेल करेंगे। क्योंकि ये रियलिटी है, जो मछली सेल कर रहा है वो कभी फार्मिंग नहीं कर पाएगा, जो फार्मिंग कर रहा है वो कभी बेच नहीं पाएगा। क्योंकि फार्मिंग वाले का एक विजन अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। वो दुकान पे जाके नहीं बैठ पाएगा जो 30 किलो मछली बेच रहा है दिन की। ये बात सच्चे है, सच्चाई है। फार्मर जितने पैसे 8-10 महीने में कमाता है, रिटेलर वो 1-2 दिन में कमा लेता है। लेकिन दोनों का नेचर ऑफ वर्क अलग है, दोनों की एक्सपर्टीज अलग है, दोनों का फंड मैनेजमेंट अलग है, दोनों का फंड का इन्फ्यूजन अलग है, दोनों का फंड की कैपेसिटी अलग है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि आप किस एक्टिविटी में अपने आप को सेट करते हैं। जी। आपसे एक सवाल ये था कि जैसे कि आप आईटी सेक्टर से हैं और फिश फार्मिंग में आए आप, तो आपको शुरुआती दौर में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और किस संस्थान से आपको सहायता मिली जिससे आप इसमें महारत हासिल कर चुके हैं? नहीं, देखिए कि जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको चैलेंजेस या कहेंगे एक उसकी एजुकेशन कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। अब कोई बंदे स्मार्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ट्रेनिंग सेंटर्स को अप्रोच करते हैं, अच्छे फार्मर्स को अप्रोच करते हैं। कुछ बंदे कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, मैं भी उस ट्रैप से गुजरा हूँ। मैं भी कई बार ट्रैप में फंसा, फिर वहां से निकला। लेकिन मेरे गुरुजी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी हैं जो गोरखपुर से हैं। वो मैं कहीं से उन्हें सर्च कर पाया। तो अभी मैं उन्हीं की पूरी गाइडेंस लेता हूँ, पूरी फार्मिंग उन्हीं के पच्चीनों पे करता हूँ। उनसे वक्त वक्त पे जब मेरे को नॉलेज की रिक्वायरमेंट रहती है, मैं उन्हें ट्रैवल करता हूँ, अपने फार्म पे बुला लेता हूँ सर को। राइट। तो मैं बिगनर्स को यही सजेस्ट करूंगा कि एजुकेशन एजुकेशन और फंड, ये दो ऐसे स्तंभ हैं एक्वाकल्चर के जो आपको फेलियर से बचा सकते हैं। क्योंकि सक्सेस की स्टोरी तो दुनिया करती है, क्यों जो बंदा कर रहा है और बंद क्यों कर देता है। तो फेल होने में सबसे बड़ा एक कारण एजुकेशन का होता है। क्योंकि मैं खुद एक लर्नर हूँ, खुद एक स्टूडेंट हूँ। इवन मैंने मोर देन 800 वीडियो यूट्यूब पे बनाई हुई है फिश फार्मिंग को लेके। 600 यूनिक बंदों को पढ़ा दिया 4.5 साल में। और कम से कम 50 बंदों को तो मैं बाय नेम जानता हूँ जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, जो मैं रेगुलर टच में रहता हूँ। लेकिन अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, हर रोज पढ़ता रहता हूँ, लर्न करता रहता हूँ, हर रोज खुद ट्रेनिंग अटेंड करता रहता हूँ। तो एक बिगिनर के लिए एक एजुकेशन को उसको हमेशा टॉप पे रखना पड़ेगा। दूसरा, फर्स्ट डे अपना फंड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एक्वाकल्चर कॉस्ट सेंट्रिक बिजनेस है। ये ऐसा नहीं है कि मछली के बच्चे लाके डाल दिया वो अपने आप बड़े हो जाएंगे। भाई जी। जब हम ही ऐसे बड़े नहीं हो पाए तो मछली कहाँ से बड़ी होगी। कोई भी लाइव स्टॉक हो, उसको एक इनपुट चाहिए, एक इनपुट प्रोटीन चाहिए उसी को अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम इन दो कंपोनेंट पे मेजर काम करें, अपनी एजुकेशन पे, और एजुकेशन अपडेट करने का सिंपल माध्यम है केवीके से हम कनेक्ट रहे, आईसीआर से कनेक्ट रहे, एक्सपीरियंस फार्मर से कनेक्ट रहे, कंपनियों के माध्यम से कनेक्ट रहे, एक्सपोज सेमिनार अटेंड करें। तो वहीं से हमें नॉलेज एनहांसमेंट होगी और वहीं से नॉलेज मिलेगा। एक्सपीरियंस फार्मर्स घूमे, उनके फार्म घूमे, वहां पे उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस देखे। और फंड जितनी हमने जिस एरिया में जिस पद्धति में मछली पालनी है, तो हमें उसकी कॉस्ट का बाइफर्केशन पता होना चाहिए कि ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा और ये हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट में जाएगा। क्योंकि हमें अगर कॉस्ट नहीं रहेगी, आपको आपको पालनी थी 4,000 मछली, किसी ने 10,000 मछली दे दी और फीड नहीं है, तो ना ना तो वो ग्रोथ कर पा रही है और मोर्टेलिटी भी होगी। तो फंड मैनेजमेंट और एजुकेशन, ये हमारे टॉप जो फेलियर से बचना है तो इन वर्टिकल्स पे काम करना पड़ेगा। जी। अच्छा, जैसे कि आप लगभग 100 एकड़ में अपना फिश फार्मिंग आप कर रहे हैं, तो अभी आपका टर्नओवर कितना है? मेरा टर्नओवर 4 करोड़ के आसपास है दोस्त। 4 करोड़ के आसपास। जी। आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, इतने सारे किसानों को आप प्रशिक्षित भी कर चुके हैं, तो आप अपने अनुभव के आधार पर जो कृषि के जो पाठक हैं और दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिश फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है। आपकी इनकम डबल हो सकती है किसान की। केवल कंडीशन ये है, आपको स्केलेबल काम करना पड़ेगा, आपको उद्यमी की नजर से सोचना पड़ेगा। और अपनी एजुकेशन पे आप पहले, क्योंकि ना तो आप पहले मछली पालक बनने वाले हो, ना पहले ही लखपति बनने वाले हो। तो आप है ना भ्रांतियों में बिल्कुल ना जाएं।
आप फार्म्स घूमे मछली के, कोई भी नया फिश फार्म है, कम से कम 20 फार्म घूमे, 20 फार्म की सक्सेस स्टोरी, फेलियर स्टोरी समझे, तब वो इस फील्ड में डिसाइड कर पाए कि वो आए ना आए। और ये कोई इजी काम नहीं है, हार्ड वर्क है। और सक्सेस का मूल मंत्र ओनली हार्ड वर्क विद कंसिस्टेंसी है। कोई ये ना सोचे कि मछली का काम है बहुत इजी है, कोई पोर्ट मिल जाए हमें, या हम कोई उस पे कोई पद्धति पे मछली पाले और हमने मछलियां स्टॉक कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जी। निसंदेह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ जो भी किसान भाई इस चर्चा को देखेंगे और आपकी कवरेज स्टोरी को पढ़ेंगे तो जरूर इससे लाभान्वित होंगे। इस चर्चा को बिल्कुल सर। समाप्त करने से पहले मैं एक जानकारी में देना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी कृषि जागरण ने मिलियन फार्मर ऑफ इंडिया का आयोजन 1 से 3 दिसंबर को IARI पूसा मैदान में करेगा, जिसमें ओके। देश भर के सभी जिलों से किसान आएंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें आए और पक्का शामिल। पक्का। जी। पक्का आएंगे सर। जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस इवेंट में आए, क्योंकि ये जो किसान महाकुंभ है उन्हीं के लिए ही है। तो इसी के साथ साथ इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी आप कृषि जागरण से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और कृषि से संबंधित, मछली मछली पालन से संबंधित जानकारियां जो है किसान भाइयों को देते रहेंगे। इसी के बिल्कुल साथ इस बिल्कुल। चर्चा को समाप्त कर रहा हूँ। कृषि जागरण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।